स्टोरीज FM। एक दिन अचानक दीदी के पत्र ने सारे राज खोल दिए थे। अब समझ में आया क्यों दीदी ने लिखा था कि जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और न ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। लता दीदी की आत्महत्या की खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि दीदी काय कदापि नहीं थी। फिर मुझे एक दिन दीदी का वह पत्र मिला जिसने सारे राज खोल दिए और मुझे परेशानी व असमंजस में डाल दिया कि क्या दीदी की आत्महत्या को मैं यूं ही व्यर्थ जाने दूं। मैं बालकनी में पड़ी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। जाने क्यों मन उदास था, जबकि लता दीदी को गुजरे अब 1 माह से अधिक हो गया है। दीदी की याद आती है तो जैसे यादों की बारात मन के लंबे रास्ते पर निकल पड़ती है। जिस दिन ये खबर मिली कि लता ने आत्महत्या कर ली, सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि दीदी काय कदापि नहीं थी। शादी के बाद उनके पहले 3-4 साल अच्छे बीते। शरद जीजाजी और दीदी दोनों भोपाल में कार्यरत थे। जीजाजी बैंक में सहायक प्रबंधक हैं। दीदी शादी के पहले से ही सूचना एवं प्रसार कार्यालय में स्टेनोग्राफर थी। लता दीदी मशहूर लेखिका मालती जोशी की कहानियों की फैन थी। फुर्सत के क्षणों में वे उनकी कहानियां पढ़ा करती थी। एक बार मैं भोपाल गया। मैंने उनकी अलमारी से मालती जोशी की किताब कठपुतली निकाली और पढ़ने लगा। 2 दिन में मैंने कुछ कहानियां पढ़ी। उन कहानियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि ग्वालियर वापस आते समय मैंने दीदी से कहा, शेष कहानियां पढ़कर ये किताब मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। नहीं भैया, नहीं, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे किसी को भी नहीं देती हूँ, चाहे वह तुम्हारे जीजाजी ही क्यों न हो, क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो तो वह वापस नहीं मिलती। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। पर आग गिरी हो, मैं स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फोन पर इस बारे में बात की तो वे बोली, भैया, मैं जानती थी कि वे ऐसा ही करेंगे। खैर, अब ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी चिंता मत करना, अपनी शादी की बात चलाना और कोई अच्छी लड़की मिले तो तत्काल शादी कर लेना। भैया, अब मैं किसी तरह से अपनी शेष जिंदगी काट लूंगी। पर दीदी, ये अकेलापन, मेरी बात को काटते हुए वे बोली, हाँ भैया, अब एक बात ध्यान रखना, मेरा फोन अभी आए तो भी समझ लेना मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फोन काट दिया। सासू जी और नंद आए दिन मुझे ताने मारती थी कि अब तुम्हारी शादी हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछती रहती हैं कि बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं, अगर न हुआ हो तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में उसे ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलवाओ। भैया, ऐसी बातों से मैं आहत तो होती ही थी, उसमें भी एक और घटना हो गई। हमारे पास के गंगराडेजी के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं भी वहाँ गई थी। एक एक करके सब स्त्रियां गंगराडे भाभी की गोद भर रही थी। जब मैं उसकी गोद भरने के लिए उठी तो उसने ये कहकर मुझसे गोद भरवाने से इनकार कर दिया कि मैं एक बांझ औरत से अपनी गोद नहीं भरवाऊंगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। मैं वहां से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन ये बात मैंने अपनी नंद को बताई तो वे बोली, इसमें गलत क्या है, 5 साल से अधिक समय हो गया, इतने सालों में भी तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तो तुम्हें बांझ ही कहेंगे ना। भैया, तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फोन पर बातचीत के दौरान भोपाल के पास स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया, पहली बार मैं वहां अपनी सासू जी और नंद के साथ गई थी। तब वे बोली थी, उन बाबा का आशीर्वाद पाकर कई स्त्रियों की गोद भर गई है, तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनके ही आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गईं। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफों का उपचार किया जाता है।
वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठे थे। बाबा एक एक करके क्रम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ। तेरे साथ कौन आया है? भैया, अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली जिंदगी जीकर मैं क्या करूँ? तुम्हारे जीजाजी ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है उससे मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। तुम्हारी दीदी लता। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजाजी दोषी हैं। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का ये पत्र पुलिस को सौंप कर जीजाजी और तथाकथित झूठे बाबाओं को उनके किए की सजा दिलवाऊं, लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान भी मुझे रखना है कि भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसका जिक्र तुम कभी किसी से न करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमंजस में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूँ? शायद इसी स्थिति को इंसान की बेबसी कहते हैं। धन्यवाद साथियों। विलास जोशी की द्वारा लिखे गए। आपने खुद की जीवन के आधारित ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद।